बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम न्यू कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे। पीचट्री सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इस सॉफ्टवेयर में उस वक्त तक एंट्री नहीं कर सकते जब तक हम इसमें अपनी एक न्यू कंपनी क्रिएट ना कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे पीचट्री के अंदर, और इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको कैसे डिलीट किया जाएगा, और अगर आप एक से ज़्यादा कंपनीज़ को ओपन करना चाहते हैं पीचट्री में तो आप ये काम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रज़ा एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जैसे ही मैंने पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्टार्टअप मेन्यू आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी में वही कंपनी आएगी जिसको आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। क्रिएट करने के बाद वो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी के टैब में आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी हमने कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं की तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनी में कोई भी डाटा नहीं आएगा। सेकंड टैब पर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू कंपनी। हम यहाँ से अपनी न्यू कंपनी को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लोर अ सैम्पल कंपनी, कुछ कंपनीज़ के सैम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनको देखकर आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इन अकाउंट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा पीचट्री का गाइडेड टूर भी मौजूद है। यहाँ से आप अगर कोई गाइड लेना चाहते हैं पीचट्री के हवाले से वो भी ले सकते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप ऑलरेडी क्विक बुक्स या वन राइट प्लस यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप पीचट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस टैब को यूज़ करके आप उसको पीचट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से क्विक बुक्स यूज़ कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि आपने पीचट्री यूज़ करना है अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए तो आप यहाँ से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है एग्जिट पीचट्री, यानी कि पीचट्री से बाहर निकलने का रास्ता। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू कंपनी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्रिएट अ न्यू कंपनी पर क्लिक किया तो यहाँ पर न्यू कंपनी का सेटअप आ जाएगा, जिसमें कुछ बुलेट्स में ऑप्शंस लिखी हुई हैं। ये वो ऑप्शंस है जो आपसे पूछी जाएंगी जब आप कंपनी को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंपनी का नेम और एड्रेस और कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आप अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैश बेसिस है या अक्रूवल बेसिस है। उसके बाद हमारा पोस्टिंग मेथड कौन सा होगा और अकाउंटिंग का पीरियड कैसे सेट करेंगे। तो इन तमाम ऑप्शंस को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। हम यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नेम बताएंगे। मैं लिखता हूँ ABC कंपनी। टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे कंपनी का। अगर आपकी कंपनी के एक से ज़ायद एड्रेस है तो दोनों आप यहाँ पर लिख लेंगे, नहीं तो आप एड्रेस लाइन 1 पर लिखने के बाद सेकंड को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम सिटी लिखेंगे कि आपकी कंपनी कहाँ पर वर्किंग कर रही है, उसका सिटी आ जाएगा। और उस स्टेट का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपकी कंपनी ऑपरेट करती है। और इसके बाद हम लिखेंगे ज़िप कोड। यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखी हुई हैं। सबसे पहले सिटी, उसके बाद स्टेट सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर ज़िप कोड लिखेंगे। आप कोई भी ज़िप कोड जो आपकी कंपनी जहाँ पर वर्किंग कर रही है उस जगह का ज़िप कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे कि आप किस कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं, किस कंट्री में आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है। उसके अलावा नेक्स्ट में टेलीफोन नंबर लिखेंगे और फैक्स नंबर लिखेंगे, अगर मौजूद है तो फैक्स नंबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे बिज़नेस टाइप पूछेगा।
आपकी कंपनी किस टाइप का बिज़नेस कर रही है, कॉरपोरेशन है, एस कॉरपोरेशन है, या आपकी कंपनी को एक से ज़ायद पर्सन मैनेज कर रहे हैं यानी कि पार्टनरशिप में है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी कि सिंगल ओनर कंपनी है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात की जाए तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो कंपनी यहाँ पर लिखी है हम इसको मैनेज करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर, यानी कि ये सिंगल ओनर कंपनी है। फेडरल एम्प्लॉयर आईडी अगर आपके पास है तो वो लिखें यहाँ पर, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी और अनएम्प्लॉयमेंट आईडी भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर यहाँ आप लिखेंगे अगर आपकी कंपनी का कोई भी वेबसाइट मौजूद है या कोई ब्लॉग वगैरह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे अपना ईमेल आईडी कंपनी का। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देता हूँ। ईमेल आईडी लिखने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में पूछेगा। आपकी कंपनी जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया था, आप अब उसमें फ़र्दर ये बताएंगे कि आपकी कंपनी किस किस्म का काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेटअप ऑप्शंस, जिसमें लिखा हुआ सेटअप न्यू रिटेल सर्विस कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूजिंग अ सिंप्लीफाइड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपकी कंपनी इन एक बिज़नेस में से किसी भी टाइप का बिज़नेस कर रही है तो आप फर्स्ट वाली ऑप्शन को ले लेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी इन टाइप्स के बिज़नेस के अलावा किसी और टाइप का बिज़नेस करती है तो आप सेकंड ऑप्शन पर आ जाएंगे, सेट अप अ न्यू कंपनी यूजिंग एन एक्सटेंसिव चार्ट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम वन ऑफ मैनी सैम्पल कंपनीज। मैं इस टैब को सिलेक्ट करके इसकी फ़र्दर ऑप्शंस आपको दिखाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ कि ये किस किस्म के बिजनेसेस को इन्वॉल्व करती है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चार्ट ऑफ अकाउंट्स मौजूद है। अगर आपकी अकाउंटिंग कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, आर्किटेक्चरल कंपनी है, ऑक्शन गैलरी है, या इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में कंपनी फॉल करती है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे उसका चार्ट ऑफ अकाउंट। लेकिन नहीं तो बैक जाने के बाद हम क्या करेंगे, इनमें से किसी ऑप्शन को ले लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ कॉपी सेटिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पीचट्री अकाउंटिंग कंपनी। अगर आपने पहले से ही कोई कंपनी ओपन कर रखी है पीचट्री के अंदर और आप उनके चार्ट को मैनेज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस कॉपी को उस सेटिंग को कॉपी कर लेंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी जो पीचट्री के अंदर है उसकी सेटिंग को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम, यानी कि किसी और अकाउंटिंग प्रोग्राम के अंदर से आप अपनी कंपनी को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप क्विक बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंपनी को भी यहाँ से कन्वर्ट करके ला सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड योर ओन कंपनी। अगर आपकी कंपनी ऊपर दिए गए चार की चार ऑप्शंस में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती तो आप अपनी खुद की कंपनी को भी बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बिज़नेस जो है वो रिटेल का है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को ले लूँगा और इसको नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे फिर ये पूछेगा कि आपका जो स्पेसिफिक बिज़नेस कौन सा है, रिटेल का है, सर्विस का है, कंस्ट्रक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है या डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो मैं यहाँ पर रिटेल को ले लूँगा। रिटेल को लेने के बाद अगर आप चाहें तो इसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स को व्यू कर सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स मौजूद है। यहाँ पर लिखे हुए हैं ये अकाउंट, कैश ऑन हैंड आएगा, इसमें चेकिंग अकाउंट, चेक्स का अकाउंट आएगा, अकाउंट रिसीवेबल, इसमें बैड डेट्स भी आ जाएंगे, इन्वेंट्री, और जो कुछ भी रिटेल एजेंसी में आता है वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है।
रिटेल कंपनी को लेने के बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपके अकाउंटिंग का मेथड कौन सा है, कैश बेसिस है या एक्रूवल बेसिस है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश इन्वॉल्व होता है। हम ट्रांजैक्शन उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजैक्शन में कैश पे होता है या रिसीव होता है। अगर कैश के विदाउट ट्रांजैक्शन होगी यानी कि क्रेडिट पर होगी तो उसको हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस में, लेकिन एक्रूवल बेसिस में ऐसा नहीं किया जाएगा। एक्रूवल बेसिस में ये होता है कि आपकी जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाए आपने उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे वो उस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा चाहे उस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन कैश बेसिस में कैश का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादातर जो अकाउंटिंग मेथड यूज़ किया जाता है उसको एक्रूवल बेसिस बोलते हैं। हम भी यहाँ एक्रूवल बेसिस को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो सेल और परचेज़ है वो अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल की शक्ल में भी होगी, इसलिए हम यहाँ पर एक्रूवल अकाउंटिंग को ले लेंगे। पोस्टिंग मेथड आपका कौन सा है, रियल टाइम है या बैच के तौर पर है। रियल टाइम का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन को जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन बैच में ये होगा कि आपने एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन का बैच या ग्रुप बनाने के बाद उसको रिकॉर्ड करना है। तो हम रियल टाइम को यहाँ पर ले लेंगे। हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इससे प्रीवियस हमारा अकाउंटिंग मेथड था कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पोस्टिंग मेथड को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पूछ रहा है कि आपके अकाउंटिंग पीरियड्स कितने हैं। मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड्स होंगे आपकी कंपनी में। अगर आपकी कंपनी के 12 के अलावा कोई भी अकाउंटिंग पीरियड है तो आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड्स दैट डू नॉट मैच द कैलेंडर मंथ, यानी कि आपके अकाउंटिंग पीरियड अगर कैलेंडर मंथ से मैच नहीं करते तो आप अपनी मर्ज़ी से अकाउंटिंग पीरियड को सेट कर सकते हैं। मैं सेकंड ऑप्शन को लेने के बाद अकाउंटिंग पीरियड को सेट करता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि आपके कितने अकाउंटिंग पीरियड्स होंगे एक साल के अंदर। तो हम जो है वो हर मंथ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और तमाम स्टेटमेंट जो है वो हर मंथ बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमारे 12 अकाउंटिंग पीरियड आएंगे। अगर आप एनुअली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे व्हाट इज़ द स्टार्ट डेट ऑफ योर फर्स्ट फिजिकल ईयर। आपके फिजिकल ईयर की स्टार्टिंग डेट क्या है। मैं कहता हूँ 1 जुलाई है। यहाँ से हम ले लेंगे 1 जुलाई, जून कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर मैं करता हूँ 1 जून। 1 जून से हमारा जो फिजिकल ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको 1 किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 के 12 पीरियड्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट पीरियड जो है हमारा वो 1 जून से 30 जून तक आएगा, फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई, इसी तरह 1 अगस्त से 31 अगस्त, और इस तरह 12 के 12 अकाउंटिंग पीरियड जो है वो आपके 31 मई तक ख़त्म हो जाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पर जो लास्ट पेज आपके पास ओपन होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स मौजूद है। सबसे पहले पेमेंट की टर्म मौजूद है वेंडर की इंफॉर्मेशन के तौर पर, यानी कि अगर आप वेंडर से कुछ भी परचेज़ करते हैं, यानी कि हमारे सप्लायर हमें कुछ भी प्रोवाइड करते हैं ऑन क्रेडिट, तो हम उनको अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर करते हैं तो हमें 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर 30 डेज़ के अंदर उनको पेमेंट करते हैं तो हमें कंप्लीट पेमेंट करनी पड़ेगी। ये एक टर्म होती है, यानी कि इसमें 2% डिस्काउंट मिलता है अगर 10 दिन के अंदर हम पेमेंट करते हैं। अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्रेडिट लिमिट भी दी गई है कि आप उधार पर अपने सप्लायर से कितनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। $5,000 की चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं। अगर $5,000 से ज़्यादा हम चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो हमें अलर्ट दे देगा कि आप
क्रेडिट लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर की इंफॉर्मेशन मौजूद है। कस्टमर में भी पेमेंट टर्म मौजूद है कि अगर कस्टमर हमें जो है वो 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो 2% हम उसको डिस्काउंट देंगे। अगर वो 30 दिन के अंदर करता है तो हम उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। और कस्टमर की क्रेडिट लिमिट जो है वो $2500 है, यानी कि हम कस्टमर को 2500 की जो स्टॉक आइटम्स है वो उधार के तौर पर दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लिमिट एक्सीड करेगी तो क्रेडिट का स्टेटस हमें मिल जाएगा नोटिफाई ओवर लिमिट। इसके अलावा फाइनेंस चार्जेस कोई भी नहीं होंगे। और हमारा जो इन्वेंट्री कॉस्टिंग का मेथड है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट FIFO सेट है, यानी कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट जो हमारा मेथड है उसको यूज़ किया जाएगा। LIFO इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और जो हमारा थर्ड मेथड है उसको कहते हैं एवरेज मेथड। तो हम इन्वेंट्री मेथड को बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट FIFO सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैं करता हूँ नेक्स्ट, और लास्ट स्टेप में इसको कर देते हैं फिनिश। तो हमारी जो कंपनी है उसका डाटा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी न्यू कंपनी क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही न्यू कंपनी क्रिएट होगी तो आपके सामने जो है वो पीचट्री का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, फुल लेसन था जिसमें हमने कंपनी को क्रिएट करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि आप कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। अगर आप किसी भी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप डिलीट कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से और अगेन पीचट्री को ओपन करता हूँ। पीचट्री को ओपन करने के बाद अब हमने जो कंपनी क्रिएट कर ली थी वो यहाँ पर ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी में आ जाएगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ, जो कंपनी अभी हमने क्रिएट की वो यहाँ पर शो हो रही है। आप अगर गौर से इस कंपनी के डायरेक्टरी को देखें तो ये कंपनी कहाँ पर सेव है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स 86, और उसके अंदर हमारी कंपनी है ABC कंपनी। तो अगर आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पाथ पर जाएंगे। मैं सबसे पहले सी ड्राइव में जाता हूं। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल 86 में जाऊंगा और यहां से हम सर्च करेंगे पीचट्री की। इस फोल्डर को ओपन कर लिया और यहां पर कंपनी का फोल्डर ओपन करेंगे और ये हमारी कंपनी ABC COMPA, यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर हमारी तमाम कंपनी का डाटा मौजूद है। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो आपकी कंपनी जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आपने करना क्या है, इसको डिलीट करने से पहले पीचट्री को क्लोज़ कर लेना है और यहाँ से आपने, जैसे हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, इस फोल्डर को डिलीट कर देना है। जब हम इसको डिलीट कर देंगे तो पीचट्री में हमारी कंपनी जो है वो शो नहीं होगी, यानी कि कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंपनी को क्रिएट करना सीखा और कंपनी को डिलीट करने के बारे में देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।